एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉम्बी बने सर्वेंट्स रेड चिलीज के लिए गो गॉन्ग पर अटैक कर देते हैं। वो किसी तरह बाहर आता है तो वो सारे उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। यहाँ तैन युआन चैंग उसे सेव करता है और उन जॉम्बी से फाइट करता है, और वो सभी काफी ज्यादा होते हैं। इस पर वो गो गॉन्ग को सेव करने के लिए उन्हें उठाकर हवा में उछाल देता है। तभी आबू और किंगफेंग उसे रूम के अंदर खींचकर दरवाजा लॉक कर लेते हैं। इस पर वो उन्हें बताता है कि गुओगोंग बाहर ही है, हमें उन्हें सेव करना होगा। इस पर रेड फॉक्स से बचने के लिए आबू सबको मास्क लगाने के लिए कहती है। वो सभी मास्क लगाकर बाहर जाते हैं तो उन्हें गुओगोंग बेहोश पड़ा मिलता है। उसने रेड फॉग वाली गैस को ऑब्जर्व कर लिया था। सभी उसे उठाकर अंदर लाते हैं। तैन युआन चैंग गुओगोंग को ना बचा पाने पर गिल्टी फील करता है और वो अपने ही स्वार्थ से सुसाइड करने की कोशिश करता है। इस पर आबू उसे रोक देती है और कहती है कि किंगफेंग की लाइफ के लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वो उसे समझाती है कि गुओगोंग की इस हालत का जिम्मेदार वो नहीं है। वो उससे वादा करती है कि वो गुओगोंग का इलाज करके उसे ठीक कर देगी। तभी किंगफेंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये रेड फॉग दक्षिण दिशा से आ रहा है। क्या कोई जानता है कि दक्षिण दिशा में क्या है? इस पर गुओगोंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि दक्षिण दिशा में समुद्र है। इस पर टैन युआन चैंग कहता है कि मैंने सुना है कि उस जगह एक छोटा सा आइलैंड है जहां लोगों का एक कबीला रहता है। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को वहां ले जा सकता हूँ। इस पर आबू कहती है कि तुम वहां हमारे साथ नहीं जाओगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो किंगफेंग की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जो मार्शल आर्ट जानता हो और उस आइलैंड पर जाने में हमारी हेल्प कर दे। इस पर असिस्टेंट बताता है कि यहाँ सभी लोग उस रेड फॉक्स से अफेक्टेड हो गए हैं, इसलिए आप लोगों के साथ कोई भी नहीं जा पाएगा। इस पर किंगफिंग उसे साथ चलने के लिए कहता है तो वो डरने लगता है। इस पर किंगफिंग और आबू लोगों में ये अनाउंस करते हैं कि उन्हें कुछ सोल्जर्स की जरूरत है। वो उन सभी को रिवार्ड के तौर पर एक बड़ी रकम देने का वादा करते हैं, पर वो सभी उनके इस प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद आबू थक हार कर उदास होकर बैठ जाती है। किंगफिंग उसके उदास होने की वजह पूछता है। वो किंगफिंग को बताती है कि उसे भूख लगी है। किंगफिंग उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि जाओ, तुम बाहर जाकर तब तक कुछ स्नैक्स खा लो, मैं तुम्हारे लिए पोर्क बेली स्टू बनाता हूँ। इस पर आबू मार्केट की ओर निकल पड़ती है। मार्केट में जाकर वो रेड फॉग देखती है तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो अपने फेस पर से मास्क हटाकर उस फॉग को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। ऐसा करते ही उसकी हालत खराब होने लगती है। वो वापस मैंसन जाती है और वहां पहुंचकर वो साल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर सारी चीजों से अपना इलाज करने और उस रेड फॉग पॉइजन का एंटीडोट खोजने की कोशिश करती है। वो एक एक करके सभी चीजें ट्राई करती है पर उसकी हालत पर कोई असर नहीं होता। तभी वहां किंगफिंग पोर्क बेली स्टू बनाकर आबू के लिए लेकर आता है। आबू ने अभी सीसम ऑयल को ट्राई नहीं किया होता। किंगफिंग उसकी हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे वहां से लेकर बाहर जाने लगता है, पर आबू वहां से जाने पर एग्री नहीं होती। वो सीसम ऑयल को भी ट्राई करना चाहती थी। आबू की जिद देखकर किंगफिंग सीसम ऑयल की बोतल खुद पी लेता है, पर इसके पहले कि वो उसे अपने गले से नीचे उतारता, आबू काफी रोमांटिक तरीके से उसे किस करते हुए सीसम ऑयल पी लेती है। सीसम ऑयल पीते ही तुरंत वो ठीक हो जाती है। इस पर किंगफिंग और आबू को उस पॉइजन का एंटीडोट मिल जाता है। किंगफिंग जाकर गुओगोंग को भी सीसम ऑयल पिलाता है। इसके बाद वो लोग रेड फॉग का पता लगाने फूयू आइलैंड जाने का डिसाइड करते हैं। तभी बाहर एक घुंघराले बालों वाला जंगली सा दिखने वाला बंदा आता है। उसके फोरहेड पर आबू की तरह ही एक मार्क होता है। उसे देखकर आबू पहचान जाती है कि वो कैप्टन डुओ हैं। वो अपने प्लेनेट के तौर तरीके के मुताबिक उससे हेलो बोलती है, जिसके बदले में वो बंदा भी जवाब देता है, पर वो आबू को पहचान नहीं पा रहा होता। आबू से मिलकर खुशी जाहिर करती है पर वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है। तभी वहां किंगफिंग भी आ जाता है। इस पर असिस्टेंट उसे उस जंगली बंदे की स्टोरी बताता है। वो बताता है कि इस बंदे का नाम जैंग लाओ जी है और इसके फादर का नाम जैंग साओ फू है, जो कि दाक्सिन सिटी के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। 40 सालों तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई। फिर 40 सालों बाद उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, जिससे वो काफी खुश थे।
पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक उन्हें रास नहीं आई। उनके घर जैंग लाओजी ने जन्म लिया, जो कि जन्म लेते ही इतना बड़ा था। इसके फादर को यही लगा कि ये कोई मॉन्स्टर है और वो इसे किसी भी हाल में छुटकारा चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इसे एक बॉक्स में भरकर नदी में फेंकवा दिया था। पर वो जैसे ही घर वापस पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका बेटा कुछ मछलियों को लेकर उनके सामने था। ये देखकर वो और भी परेशान हो जाते हैं। वो उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे एक बहादुर योद्धा बनने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अगर एक वॉरियर बन गए तो मैं तुम्हें अपना बेटा और जैंग फैमिली का वारिस एक्सेप्ट कर लूंगा। इसीलिए जैंग लाओजी वहां एक ब्रेव वॉरियर बनने के लिए पहुंचा था। ये कहानी सुनकर वो सभी उसे खाने के लिए कुछ फूड डिशेस देते हैं, जिसे वो मजे ले लेकर खाता है। आबू किंगफिंग से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये कैप्टन डुओ ही हैं। मुझे लगता है कि जैंग साओफू की वाइफ ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया होगा, जिस पर कैप्टन डुओ ने उसकी बॉडी से खुद को मर्ज कर लिया होगा। नतीजा ये हुआ कि वो इस तरह हो गए। वो उन्हें कैप्टन डुओ कहकर पुकारती है, तो वो उसके पुकारने पर इधर उधर देखने लगते हैं। इस पर किंगफिंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इनकी याददाश्त वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर आबू कहती है कि हमें पहले रेड फॉग के बारे में पता लगाना चाहिए और फूयू आइलैंड चलना चाहिए। फूयू आइलैंड जाने की बात सुनकर जैंग लाओजी तुरंत उठकर भागता हुआ अपने फादर के पास पहुंचता है। वो उन्हें ये बताने के लिए गया होता है कि वो फूयू आइलैंड जा रहा है, पर वो देखता है कि उसके फादर ने उसकी गैर हाजिरी में उसका फ्यूनरल कर दिया होता है और सबसे ये कहा होता है कि मेरा मॉन्स्टर बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैंग लाओजी ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसके फादर की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो उसे एक मॉन्स्टर कहते हुए घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारी वजह से मेरी काफ़ी बदनामी हुई है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने में उसकी मदर भी वहाँ आ जाती हैं और उसके फादर माँ बेटे को मिलने भी नहीं देते। वो दुखी होकर वहाँ से रोते हुए चली जाती हैं। इन सब बातों से जैंग लाओजी बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वहां से चला जाता है। अंदर हुई ये सारी बातें बाहर से जैंग लाओजी के पीछे आ रहे आबू और किंगफिंग भी सुन लेते हैं। आबू जैंग साओफू को अपनी ईंट से खूब मारती है। किंगफिंग को भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो दोनों उसे अधमरा छोड़कर जैंग लाओजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचते हैं तो वो फांसी लगाने वाला होता है। आबू उसे ईंट फेंक कर मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उसे बताती है कि उसे इतना ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो असल में जैंग लाओजी नहीं बल्कि कैप्टन डुओ है। वो उसे पिछली सारी कहानी बताती है और उसे फूयू आइलैंड पर चलने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि अगर वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाएगा तो उसकी बहादुरी और समझबूझ के बारे में सुनकर उसके पेरेंट्स भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आबू की इस बात पर जैंग लाओजी खुशी खुशी एग्री हो जाता है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।